कैसा ये इश्क है। मुंबई, सिंघानिया हाउस। अनिरुद्ध ने फलक को घर छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अनिरुद्ध ने अपना सर पकड़ा और फोन की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और फिर कुछ देर सोचने के बाद आगे बढ़ गया। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा था, उसका फोन बजने लगा था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, मतलब आपको पता चल चुका है? यही सोच के अनिरुद्ध फोन उठाते हुए बोला, यस मॉम, कहिए। अनिरुद्ध की बात पे दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज गूंजी थी, हमें सिर्फ ये जानना है अनिरुद्ध, तुम किससे शादी करने वाले हो? और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। औरत की बात पे अनिरुद्ध धीरे से बोला, मॉम में उस लड़की को पसंद। अनिरुद्ध की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, कब वो औरत गुस्से से चीखी, अनिरुद्ध सिंघानिया, भूलो मत, हम तुम्हारी माँ हैं और अपनी माँ के सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। क्या वो लड़की फलक सिंघानिया है? अपनी माँ की बात पे अनिरुद्ध की मुट्ठी कस गई थी। वो अपनी लाल आंखें खोलते हुए बोला, मॉम, ये मेरा फैसला है और मैं शादी करने का फैसला कर चुका हूँ, भले ही गुस्से में या खुशी से, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप इस बात में कुछ भी बोलें। अनिरुद्ध की बात पे मिसेस सिंघानिया गुस्से से बोलो, अनिरुद्ध, जुबान संभालो अपनी। तुम किसी खानदानी दुश्मनी के चलते उस लड़की से शादी कर रहे हो, जो कि गलत है। और दूसरी बात, तुम्हारे लिए लड़की मैंने देख ली, हम जुबान दे चुके हैं उनको। अगर तुमने उससे शादी नहीं करी तो हम तुमसे अपने सब रिश्ते तोड़ लेंगे। अनिरुद्ध गुस्से से बोला, ठीक है मॉम, अगर यही चाहती हैं तो यही सही, वैसे भी आप अच्छे से जानती हैं अनिरुद्ध सिंघानिया ने अगर कोई फैसला लिया है तो वो उस फैसले से पीछे नहीं हटता, और मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ फलक बनेगी। हमारी शादी अगले हफ्ते है, अगर आप चाहे तो शादी में जरूर आ सकती हैं, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपकी जुबान की इज्जत है तो मेरी जुबान की भी कोई इज्जत है। मैंने ये फैसला कर लिया है और अब मैं ये शादी करके रहूंगा। बाय मॉम, टेक केयर, इतना कह के अनिरुद्ध ने फोन काट दिया था। आज फिर उसने अपनी मॉम को हर्ट कर दिया था। उसकी जान से प्यारी मॉम, फिर से आज वो उनकी नजरों में बुरा बन गया था। अगली सुबह रुद्राक्ष और हया जन्नत विला पहुंच चुके थे। आज कितने दिनों बाद पुष्कर शेखावत मुंबई लौटे थे। पुष्कर शेखावत को देख के सब लोग खुश हुए थे। सब लोग उनसे ऐसे मिले थे जैसे ना जाने वो कब से यहाँ ना हो। वैसे भी वो थे है ऐसे, उनकी वजह से घर में रौनक रहती थी। सब फैसले वो लेते थे और उनके लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते थे। मन्नत धीरे से बोली, डैड, आपको हम सब ने कितना मिस किया। मुझे तो लगा था आप अब जर्मनी से आओगे ही नहीं, और ये दोनों भी जर्मनी ही चले गए थे और अब अच्छे से रुके भी नहीं। 2 दिन में ही आ गए, तुम लोग डैड को भेज देते और कुछ दिन वहीं रह लेते। मन्नत जी की बात पे पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, अरे मैंने भी यही कहा था, लेकिन फिर शिवाय का फोन आया था। उसने कहा है फलक की शादी अगले हफ्ते है, इसलिए मुझे इन दोनों को साथ लाना पड़ा। अब ये फैसला मैं लेता तो इसमें दखल भी देता, लेकिन तुम सबने सोचा है तो मुझे बीच में बोलना कुछ सही नहीं लगा। वैसे अब तो मुझे बताओ भाई, मेरी पोती की शादी किस बड़े बिजनेसमैन से हो रही है? बस जब से एक बात सुन रहा हूं, लेकिन बता कोई नहीं रहा। क्या मैं फलक से ही पूछ लूं? पुष्कर शेखावत की बात पे सब एक दूसरे को देखने लगे थे। किसी के पास जवाब नहीं था। पहले तो सबको इस बात से ही झटका लगा था, फलक की शादी अगले हफ्ते कब चली गई थी। सब शिवाय को देख रहे थे, जो कि नीचे देख रहे थे। मतलब ये फैसला भी उनका था। ऐसा अनिरुद्ध क्या कहता था उनको, जो वो देख उसकी हर एक बात मान लेते थे। रुद्राक्ष भी कुछ नहीं बोला था। अभी पुष्कर शेखावत कुछ कहते, तभी ईशान जल्दी से उनके पास आते हुए बोला, दादू, आप कब आए? आपको नहीं पता हम सब ने आपको कितना मिस किया। ईशान की बात पे पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, हमारी बड़ी बहू कहाँ है? पुष्कर की बात सुन के ईशान नजरें चुराने लगा था। मन्नत जी धीरे से बोली, डैड, अरीना कुछ दिन के लिए अमेरिका गई है, उसकी बहन को बेटा हुआ है और फिर बाहर तो सब लोग बिजी रहते हैं। अरीना ने सोचा, क्यों ना वो अपनी बहन के पास चले जाए, तो इसलिए। पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, अच्छा अच्छा, वो बात तो सही है, लेकिन फलक की शादी से पहले आ जाएगी ना? पुष्कर जी की बात पे ईशान धीरे से बोला, हाँ
डेढ़ आ जाएगी, आप कुछ देर आराम करिए, शाम को डिनर पे मिलते हैं। ईशान की बात पे पुष्कर शेखावत मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, और शाम में हमारे घर एक नया मेहमान भी आ रहा है। पुष्कर शेखावत की बात पे हया और रुद्राक्ष दोनों बाहर से आते हुए बोले, कौन आ रहा है डैड? दोनों पुष्कर शेखावत के बाद घर में आए थे। रुद्राक्ष और हया की बात सुन के पुष्कर जी अंदर जाते हुए बोले, वो तुम शाम में मिल लेना, और हाँ, फलक की ससुराल वालों को बुलवा लो, हम उनसे भी शाम में मिलेंगे और मुझे और कोई भी बहाना नहीं चाहिए। इतना कह के पुष्कर की चले गए थे। उनके जाने के बाद ईशान भी चला गया था। हया और रुद्राक्ष दोनों सबसे मिले थे और फिर कुछ देर बाद वो भी रूम में चले गए थे। उनके जाने के बाद मन्नत जी जल्दी से शिवाय के पास बैठते हुए बोली, आपने डेढ़ से ये बात क्यों कही? फलक की शादी अगले हफ्ते है? वीना भी गुस्से से बोली, सच में भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको होता क्या जा रहा है? मेरी बेटी, उसकी शादी का मुझे नहीं पता। अभी 1 महीना और अब 1 हफ्ता ये शादी है या मजाक? वीना की बात पे शिवाय गहरी सांस लेकर बोले, देखो वीना, जो फैसला मैं कर रहा हूं वो फैसला गलत नहीं है। फलक की शादी की बात मीडिया में जा चुकी है और अब मीडिया हर तरफ सिर्फ ये बातें घुमा रही है। शेखावत परिवार की छोटी बेटी की शादी अगले महीने होगी और सब ये बात जानते हैं, फलक की शादी अनिरुद्ध सिंघानिया से हो रही है। लेकिन कल रात मुझे अनिरुद्ध का फोन आया था और उसने कहा है अगर शादी अगले हफ्ते नहीं हुई तो वो ये शादी तोड़ देगा। मैंने उसको बोला, अगर वो ये शादी तोड़ भी दिया तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर फलक, जो पहले से ये बात जानती थी, उसने कहा है अगर ये शादी अगले हफ्ते नहीं हुई तो वो ये घर छोड़ के चली जाएगी। देखो वीना, मैंने शुरू से यही कहा है, वो हम सबकी बेटी है और मैंने रुद्राक्ष और वीरेश की सगी बहन माना है उसको, और अब वो बड़ी हो चुकी है, हम जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते। उस पे सोचो, अगर वो सच में चली गई तो क्या होगा? जानती भी हो तुम, इस दुनिया के सामने शेखावत का तमाशा बन जाएगा। शिवाय की बात पे वीना बैठते हुए बोली, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, क्या होगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? वीना की बात पे मन्नत जी उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, वीना, हौसला रखो, सब ठीक होगा। अनिरुद्ध को देखा है मैंने, वो इतना भी बुरा नहीं है और फलक खुश रहेगी उसके साथ। लेकिन बात तो अब डेढ़ की है वीना, उन्हें कैसे बताएंगे हम? अगर वो नहीं माने फिर क्या होगा? मन्नत जी की बात सबको सोचने पे मजबूर कर गई थी। रुद्राक्ष का रूम। हया और रुद्राक्ष दोनों के जिस्म आपस में उलझे हुए थे। करीब 2 घंटे बाद रुद्राक्ष हया को छोड़ के उसके बराबर में आ गया था। हया का सर रुद्राक्ष के सीने पे रखा था। रुद्राक्ष धीरे धीरे हया के सर में उंगलियां चला रहा था। तभी हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, एक बात पूछूं क्या तुमसे? हया की बात के रुद्राक्ष उसके हाथों को चूमते हुए बोला, हाँ पूछो। रुद्राक्ष की बात सुन के हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, मुझे घर में काफी अलग सा माहौल लग रहा है। मतलब? तुमने देख, जैसे मॉम डैड कुछ छुपा रहे थे, नया मेहमान, ये सब कुछ काफी अलग है। और डैड किसकी बात कर रहे थे? मुझे डर है, पता नहीं कौन ही आ जाएगा अब। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको अपने नीचे करते हुए बोला, उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कोई लड़की आ जाएगी? हमारे बीच कोई आ जाएगा? रुद्राक्ष की बात पे हया ने अपना सर हिला दिया था। क्या सच में आ रही है कोई लड़की हया और रुद्राक्ष के बीच? क्या पता चल जाएगा? पुष्कर शेखावत को सब। मुंबई, जन्नत विला। शाम हो चली थी, लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा था यहाँ डिनर के लिए कोई आने वाला है। पुष्कर जी, जो अभी अभी नीचे आए थे, धीरे से बोले, अरे कहाँ गए सब? पुष्कर शेखावत की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, क्या हुआ, डेढ़ कुछ चाहिए था? मन्नत जी की बात पे पुष्कर जी हैरानी से बोले, बोल क्या रही हो मन्नत? तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? आज शाम कोई आ रहा है और मुझे फलक के होने वाले हस्बैंड से भी मिलना है। तो क्या हुआ, तुम लोगों ने इनवाइट किया उसको? पुष्कर की बात सुन के शिवाय धीरे से बोले, डैड, हमें आपसे पहले कुछ जरूरी बात करनी है। मैं काफी वक्त से आप ये बात करना सोच रहा था, लेकिन वक्त नहीं मिला। मेरा मतलब है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, फलक के बारे में। पुष्कर जी अपनी छड़ी पटकते हुए बोले, इसमें कांपने की क्या बात है? तुमने आज से पहले भी मेरे सामने अपनी बातें रखी हैं। पुष्कर जी की बात पे हया और रुद्राक्ष भी नीचे आ गए थे। फिलहाल घर के सब लोग यहाँ मौजूद थे फलक को छोड़ के।
रुद्राक्ष शिवाय की तरफ इशारा करते हुए उन्हें अभी कुछ कहने से रोक रहा था, लेकिन शिवाय अच्छे से जानते थे वो जितना इस बात को रोकने की कोशिश ये करेंगे, ये बात उससे कई ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें अब ये बात करनी पड़ रही थी। पुष्कर शेखावत सबकी शक्लें देख के थोड़ा गुस्से से बोले, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं, खामोश क्यों हो? क्या बात है? फलक के बारे में ऐसी क्या बात करनी है? पुष्कर की आवाज अब थोड़ी तेज थी। शिवाय गहरी सांस लेकर धीरे से बोले, 1.5 फलक की शादी सिंघानिया के परिवार में हो, यही है। अरविंद सिंघानिया के इकलौते बेटे अनिरुद्ध सिंघानिया से। जैसे ही शिवाय ने अपनी बात पूरी करी, पुष्कर शेखावत गुस्से से बोला, दिमाग भी सही है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये मजाक है शिवाय तो। पुष्कर की ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी जब रुद्राक्ष बीच में आते हुए बोला, दादू ये बात कोई मजाक नहीं है, और मैं भी जर्मनी में आपको ये बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा ये बात घर चल के की जाए तो बेहतर रहेगा। रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर जी गुस्से से बोले, तुम भी रुद्राक्ष? तुमने सोच भी कैसे लिया? कैसे सोच लिया तुमने? मैं इस बात के लिए इजाजत दूंगा? जिन लोगों की हम शक्लें तक देखना पसंद नहीं करते थे, उनको हम अपनी बेटी देने वाले हैं? दुनिया हंसेगी हम पे। सिर्फ 1 महीना में घर से बाहर रहा तो तुम लोगों ने मेरी करी कराई मेहनत खराब कर दी, पूरी नींव को हिला दिया। तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं कभी इस रिश्ते के लिए मानूंगा? पुष्कर जी गुस्से से बोले, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अभी पुष्कर जी ने इतना ही कहा था जब कोई जल्दी से आते हुए बोला, अंकल आपको मुझसे भी बात नहीं करनी? मीठी सी आवाज पे सबने दरवाजे की तरफ देखा तो एक लड़की जो देखने में काफी खूबसूरत थी, उसके हाथ में लगेज था और वो सबको देख रही थी। जहां उसको देख के हैया के चेहरे के एक्सप्रेशन बुरी तरह बिगड़ गए थे, वहीं सब लोग उसको हैरानी से देख रहे थे। लड़की को देख के पुष्कर शेखावत अपना मूड नॉर्मल करते हुए बोले, जेनी तुम आ गई बेटा, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? पुष्कर जी की बात पे जेनी अंदर आ गई थी। पुष्कर जी सबको देखते हुए बोले, ये जेनी है मेरे दोस्त की नातिन, और उसने मेरी जिम्मेदारी पे इसको इंडिया भेजा है। रुद्राक्ष तुम और हैया जेनी से मिल चुके हो, इसलिए तुम सबको जेनी से इंट्रोड्यूस करा दो। और रुद्राक्ष जेनी को कोई भी जरूरत हो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, और मैं बाकी सब घर वालों से भी यही उम्मीद करता हूँ। और मुझे किसी बारे में ना तो कोई बात सुननी और ना ही कोई बात करनी। इतना कह के पुष्कर शेखावत अपनी छड़ी पटक के चले गए थे। उनके जाने के बाद हैया, जो बेवकूफों की तरफ जेनी को घूर रही थी, उसने रुद्राक्ष को देखा जो खुद उसके यहाँ अचानक आने से परेशान था। जेनी धीरे से बोली, हेलो, आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन अंकल से आपके बारे में काफी सुना है। अंकल ने बताया था उनकी ग्रैंडडॉटर की शादी है तो मैं इंडिया आऊं और इंडिया की शादी देखूं। जेनी की बात पे मन्नत जी प्यार से बोली, बिल्कुल जेनी, बहुत अच्छा किया तुमने बेटी, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। हमारे घर में तुम्हें किसी भी बात कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे रूम में कुछ खाने पीने के लिए भिजवा देती हूँ। मन्नत जी और वीणा दोनों किचन की तरफ बढ़ गई थी। शिवाय भी जेनी से 1-2 बात करके चले गए, क्योंकि फिलहाल सबका दिमाग तो फलक की शादी पे था। वहीं हया गुस्से से जेनी को घूर रही थी। जेनी जल्दी से रुद्राक्ष के सामने आते हुए बोली, हाय, भूल तो नहीं गए ना तुम मुझे? वैसे मैं इतनी भी आम नहीं जिससे लोग एक बार मिलके भूल जाएं। वो लड़की हया के सामने उसके है पति से खुलेआम फ्लर्ट कर रही थी। हया थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष तुम तो कह रहे थे तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे लगता है तुम्हें लेट हो रहा है। हया की जलन रुद्राक्ष बहुत अच्छे से समझता था। वो थोड़ा सा पीछे होते हुए बोला, जेनी अब तुम्हें कंपनी मेरी बीवी देगी, मुझे देर हो रही है। रुद्राक्ष की बात पे जेनी जल्दी से बोली, लेकिन अंकल ने कहा है तुम्हें मेरा ध्यान रखना है। जेनी की बात सुनके रुद्राक्ष हैरानी से बोला, एक्सक्यूज मी, मैं क्या तुम्हें अपने गले में टंगा के घूमूं? यहां और लोग बेसभी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इतना कह के रुद्राक्ष ने थोड़ा गुस्से आज जेनी को देखा और फिर गहरी सांस लेके बोला, मैं निकल रहा हूं, हैया तुम डिनर कर लेना, शायद मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, और अगर नींद आए सो जाना, जागने की जरूरत नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष के हैया के सर को चूमा और बाहर निकल गया।
अचानक ही जेनी कोनावन अंदर एक आग सी जलती महसूस हुई थी। वहीं हया का सर फक्र से तन गया था। उसने एक नज़र जेनी को और रुद्राक्ष को बाएं बोल के अपने रूम में चली गई। उसको सच में जेनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको जेनी से सोफिया जैसी वाइब आ रही थी, और वो हरगिज नहीं चाहती थी वो सोफिया की तरह जेनी से भी किसी तरह को कोई बात करे और अपना मूड खराब करे। जेनी भी रूम में चली गई थी। वहीं हया अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी फलक बीच में आते हुए बोली, भाभी, दादू से बात हुई? क्या बोला उन्होंने? वो मान गई ना? फलक जल्दी से बोली। तो हया गहरी सांस लेकर बोली, फलक, तुम्हें ये इतना आसान लगता है? जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो कोई खेल नहीं है। तुम्हारी वजह से घर के हर एक मेंबर को प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, दादू ने साफ मना कर दिया, वो हरगिज इस बात की परमिशन नहीं देंगे। तुम्हारी शादी अनिरुद्ध से हो, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है। और फलक, मेरी मानो तो तुम इस बात को यहीं खत्म कर दो। अरे, अनिरुद्ध तुम्हारे भाई से ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। वो अपनी बहन के लिए उस अनिरुद्ध सिंघानिया से नहीं लड़ेगा, लेकिन ये तभी होगा जब तुम इस बात को मानो। देखो फलक, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मैं नहीं जानती सिंघानिया और शेखावत में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी है कोई काफी बड़ी प्रॉब्लम है, और यही वजह है दादू मना कर रहे हैं। और दूसरी बात ये फलक, जब बात पास्ट में जाएगी तो 10 बातें और निकलेंगी जो शायद कोई नहीं चाहता बाहर आए। और आई थिंक ये बात काफी सीरियस है, वरना रुद्राक्ष भी मुझे बता देता। लेकिन मेरे हर बार पूछने पे वो यही कहता है मैं इन सब में ना ही घुसूं। लेकिन वो अपनी बहन के हाथों को मजबूर हो गया। कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अनिरुद्ध तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम। हया की बात पे फलक गहरी सांस लेकर बोली, भाभी, मेरी शादी अनिरुद्ध से ही होगी, और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। और जब मैं घर वालों को मना चुकी दादू को भी मना लूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है वो मान जाएं। इतना कह के फलक चली गई थी। हया धीरे से बोली, तुम कभी नहीं मानोगी फलक। खैर, जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वहीं फैसला लिया जाए। इतना कहीं हया भी अपने कमरे में चली गई थी। क्या हो पाएगी फलक और अनिरुद्ध की शादी? आखिर क्यों आई है जेनी इंडिया? आखिर हया और रुद्राक्ष की खूबसूरत सी लव स्टोरी में जेन नाम की मुसीबत क्या करेगी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।